नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जैव अणु का 5वां भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, जिसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। दोस्तों, आहार के साथ लिए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो विशिष्ट जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिससे कि जीव की इष्टतम वृद्धि तथा स्वास्थ्य का रखरखाव हो सके, उसे हम विटामिन कहते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई इत्यादि प्रकार के होते हैं। दोस्तों, विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 प्रकार में बांटा जाता है, जिसमें पहला है वसा विलेय विटामिन तथा दूसरा है जल में विलेय विटामिन। सबसे पहले हम देखते हैं कि वसा विलेय विटामिन क्या होते हैं। ये जल में अविलेय परंतु तेल तथा वसा में विलेय होते हैं। उदाहरण के तौर पर विटामिन ए, डी, ई, के। ये यकृत तथा एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहते हैं। दूसरा है जल विलेय विटामिन। ये विटामिन वसा में अविलेय परंतु जल में विलेय होते हैं, जैसे कि विटामिन बी और सी। दोस्तों, इन विटामिन को हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अभाव रोग कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। दोस्तों, जीवों के वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं। केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये गुणसूत्र प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल तथा दूसरा है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्लों की रासायनिक संगठन क्या होता है। दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल के पूर्ण जल अपघटन से एक पेंटोस शर्करा, एक फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। शर्करा 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है बीटा डी राइबोस तथा दूसरा है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। दोस्तों, शर्करा तथा क्षार मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। शर्करा में C- कार्बन में क्षार जुड़ा हुआ होता है। न्यूक्लियोसाइड तथा फॉस्फेरिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड जिस बंध से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। यह बंध शर्करा के 3' व 5 कार्बन के मध्य बनता है। दोस्तों, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला होती है, जिन्हें रज्जुक कहा जाता है। एक रज्जुक पर लगे प्यूरिन क्षार दूसरे रज्जुक पर लगे पिरिडीनिन
क्षारों के ठीक सामने होता है। यहाँ A T के साथ द्विहाइड्रोजन बंध द्वारा GC के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों रज्जुक एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्षार युग्म विशिष्टता के आधार पर एक रज्जुक पर लगे क्षारों का क्रम दूसरे रज्जुक पर लगे क्षारों के क्रम को निर्धारित करता है। अतः इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि दोनों रज्जुक एक दूसरे के समान नहीं होते, परंतु वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों, आरएनए एक कुंडलित होता है। इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसमें थाइमिन क्षार नहीं होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संदेशवाहक आरएनए, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए तथा तीसरा है अंतरण आरएनए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की जैविक कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। जीवों में विभिन्न प्रजातियों की पहचान के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए में सुर प्रतिकरण का गुण पाया जाता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषित में सहायक होते हैं, परंतु प्रोटीन संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं। दोस्तों, हार्मोन वे अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं। ये शरीर में अंत सार्वी ग्रंथियों से बनते हैं और सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं, जो इन्हें कार्यस्थल तक पहुंचा देती है। दोस्तों, रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनमें से कुछ स्टेरॉइड होते हैं। उदाहरण के तौर पर एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। इंसुलिन और एंडोफ्रिन जैसे कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं और कुछ अन्य अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर एपिनेफ्रिन एवं नॉर एपिनेफ्रिन। शरीर में जैविक क्रियाकलाप में संतुलन बनाए रखने के लिए हार्मोन सहायक होते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने के लिए इंसुलिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, वृद्धि हार्मोन और जनन हार्मोन वृद्धि तथा विकास में भूमिका निभाते हैं। थायराइड ग्रंथि में बनने वाली थायरॉक्सिन एमिनो अम्ल टायरोक्सिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होती है। थायरॉक्सिन की मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर हाइपोथायरॉयडिक्सिन हो जाती है। थायरॉक्सिन की बढ़ी हुई मात्रा से हाइपरथायरॉयडिक्सिन हो जाता है। आहार में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण से ये बन सकता है। स्टेरॉइड हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स और गोनैड ग्रंथियों में बनते हैं। यदि एड्रेनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य ना करे तो इसके परिणाम स्वरूप एडिसन्सडीन हो सकती है, जिसके अभिलक्षण हैं तनाव के प्रति संवेदनशील होना इत्यादि। गोनैडों से निकलने वाली हार्मोन गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लक्षण जैसे आवाज में भारीपन, चेहरे पर बाल और सामान्य शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। एस्ट्राडायोल महिलाओं का प्रमुख हार्मोन है। ये महिलाओं में गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं और रजोधर्म से नियंत्रण में भागीदारी देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, जिसके बाद हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में और हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।